नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीमोर कोचिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट बाल्य क्रॉप को खत्म करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बाल्य के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो बाल्य होता है उसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है बेसिकली होर्डियम वल्गेर। ठीक है। इसके क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 28। ठीक है। ये बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है। बॉटनिकल नेम क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, जो जनरल चीजें होती है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसको भी यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है। फैमिली की बात करें तो बाल्य के जो किस फैमिली के अंदर आता है, बाल्य ग्रेमनी फैमिली के अंदर आता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बाल्य जो है लॉन्ग डे प्लांट है। कई क्रॉप होती है जो कि शॉर्ट डे प्लांट होती है, लेकिन बाल्य जो है लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो लाइट की रिक्वायरमेंट होगी वो 12 आवर्स से ज़्यादा होगी। ठीक है। 12 या 14 आवर्स से यहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ओरिजिन की बात करें या नेटिव प्लेस की बात करें तो बाल्य या जो का जो ओरिजिन होगा वो होगा साउथ वेस्ट एशिया। कहीं पर आपको साउथ वेस्ट एशिया देखने को मिलेगा और कहीं पर आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा, तो दोनों ही आंसर सही है। ठीक है। पॉलिनेशन की बात करें तो बाल्य जो है बेसिकली आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है। कई क्रॉप जो होती है क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है, लेकिन बाल्य जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। पॉलिनेशन को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। अब ये केवल ये ध्यान रखो, जो बाल्य है आपका वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है। बाल्य बेसिकली रबी क्रॉप है जो कि विंटर में सोन किया जाता है। जब विंटर का अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है उस समय जो है सोन किया जाता है। ये तो सभी को पता है, ये जो है सीरियल क्रॉप है। जो सीरियल क्रॉप होती है बेसिकली उसकी जो फैमिली होती है वो होती है ग्रेमनी या ग्रास फैमिली या पोएसी भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। जो बाल्य का जो फ्रूट होता है, जो इसका फ्रूट होता है उसको बोलते हैं कैरियोप्सिस। जो इसका फ्रूट टाइप होता है बाल्य का उसको बोला जाता है कैरियोप्सिस। इन्फ्लोरेंस की बात करें, जो इन्फ्लोरेंस बेसिकली क्या होता है, जो फ्लावर पोर्शन होता है। ठीक है। बाल्य के अंदर जो फ्लावर वाला पार्ट होता है, जो कलेक्शन ऑफ फ्लावर इसको बोलते हैं। फ्लावर का जो कलेक्शन होता है स्टेम के अंदर उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेंस। तो बाल्य का जो इन्फ्लोरेंस होता है वो कहलाता है स्पाइक या हेड। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बाल्य, यानी बाल्य का क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे होर्डियम वल्गेर। होर्डियम वल्गेर बेसिकली 6 रो बाल्य है। ठीक है। 6 रो वेराइटी बाल्य है। होर्डियम डिस्टिकन की बात करें तो ये जो है 2 रो बाल्य है। अब ये 6 रो बाल्य और 2 रो बाल्य में डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस यहाँ पर जो है अरेंजमेंट ऑफ स्पाइकलेट्स का होता है, यानी जो इनके स्पाइकलेट्स होते हैं उनमें यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। ठीक है। स्पाइकलेट्स में कहीं पर आपको 2 रो देखने को मिलेगी और कहीं पर आपको स्पाइकलेट्स में 6 रो देखने को मिलेगी। इनको आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हो, 6 रो बाल्य क्या होता है, 2 रो बाल्य क्या होता है। वहां पर आपको इमेज दिख जाएगी तो वहां पर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। होर्डियम इरेगुलर की बात करें तो ये भी बेसिकली आपके 2 रो बाल्य है। ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। होर्डियम वल्गेर जो है 6 रो बाल्य है, होर्डियम डिस्टिकन 2 रो बाल्य है और होर्डियम इरेगुलर 2 रो बाल्य है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बाल्य के न्यूट्रिशन के बारे में। तो बाल्य में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 69.6% जो है कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो 11.5% प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है। वो फेट परसेंट की बात करें तो 1.3% बाल्य में फेट पाया जाता है। मॉइस्चर 12.5% होता है और क्रूड फाइबर भी यहाँ पर होता है 3.9% होता है। इसलिए बेसिकली इतने सारे न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको कमर्शियल एज वेल एज मेडिसिनल क्रॉप भी यूज किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाता है उसको देख लेते हैं। ठीक है। बाल्य बेसिकली जो है मेडिसिनल में कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए बाल्य को यूज किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना जो हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसको जो है बाल्य दिया जाता है, जिससे जो है कोलेस्ट्रॉल जो है उसका रिड्यूस होता है। और कहाँ पर यूज किया जाता है? कमर्शियल की बात करें तो हॉर्लिक्स, बोर्नविटा, प्रोटीन बेस्ड फूड प्रोडक्ट, जो हॉर्लिक्स होते हैं, बोर्नविटा जो बच्चे यूज करते हैं। ठीक है। प्रोटीन बेस्ड जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। बिस्किट बनाने में यूज किया जाता है, चॉकलेट में, बियर में, विस्की में, ब्रांडी में, बेवरेज, डिस्लेज। ठीक है। माल्टोवा, अल्कोहल, इंडस्ट्री विनेगर, जो माल्ट के लिए भी इसको यूज किया जाता है। माल्ट में क्या होता है? बेसिकली जो अल्कोहल इंडस्ट्री होती है जिसमें बियर बनाई जाती है, ठीक है, अल्कोहल, तो वहाँ पर जो है इसका यूज किया जाता है। और बेसिकली इसको जो केटल फीड यानी पशुओं को देने के लिए और हॉर्स को खिलाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अब देखो बात करते हैं वेराइटी की। तो वेराइटी इसमें कई तरह की पाई जाती है, लेकिन जो एग्जाम में मेनली पूछी जाती है तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा वेराइटी आपको मिलती है तो यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा उसको। ठीक है। तो वेराइटी की बात करें तो आजाद और ज्योति जो है 6 रो वेराइटी है। अभी मैंने आपको बात करी थी 6 रो वेराइटी क्या होता है, 2 रो वेराइटी क्या होता है। तो आजाद और ज्योति की बात करें तो ये बेसिकली 6 रो वेराइटी है। ठीक है। अंबर, क्लिपर और RD137, RD57, ये जो सारी वेराइटी है ये है माल्ट यूज, यानी जो एल्कोहल इंडस्ट्री में बियर बनाने या विस्की बनाने में यूज की जाती है।
करण 3, करण 15, करण 18, करण 19, ये सारी जो है हुस्कलेस वैरायटी है, यानी छिलका रहित वैरायटी है। ठीक है। हिमानी, डोलमा, कैलाश, ये जो है हिली एरिया में ग्रो की जाती है। और बेसिकली जो कैलाश है वो 6 रो हुल्ड वैरायटी भी है। ठीक है। रंजीत, क्लीपर, करण 18, करण 19, ज्योति, ये जो है इरिगेटेड वैरायटी, यानी इरिगेशन कंडीशन में जो इसको ग्रो की जाती है, यहाँ पे जो है ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है इस वैरायटी में। और जो ज्योति है वो 6 रो होल्ड वैरायटी है, तो जो 6 रो होल्ड वैरायटी है उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ज्योति, कैलाश, ठीक है, ये सारी आपको ध्यान में रखना है। विजय, आजाद, अमरू, रत्ना, ये सारी जो है रेनफेड वैरायटी है, यानी जो रेनफॉल का जो पानी होता है उसी से ये ग्रो हो जाती है, ज़्यादा पानी की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। जो बेसिकली फार्मर होते हैं, हुस्कलेस वैरायटी की हम यहाँ पर बात करेंगे। जो बेसिकली फार्मर होते हैं वो करण 18 और करण 19 को यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है। आपको जो एक्स्ट्रा वैरायटी भी आपको ऑब्जेक्टिव लगाते समय मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं सीजन के बारे में। सीजन की बात करें तो बाले बेसिकली रबी क्रॉप है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, विंटर में इसको सोन किया जाता है। टाइमिंग देख लो आप, अक्टूबर नवंबर में इसको सोन किया जाता है। ठीक है। अब देखो इसमें कई सारी कंडीशन भी होती है। इरिगेटेड वैरायटी, यानी जहाँ पर ज़्यादा इरिगेशन, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर जो है 1 से 2 फोर्टनाइट ऑफ नवंबर में इसको सोन कर लिया जाता है। यानी फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, 14 नवंबर। और सेकेंड फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, 14 नवंबर के 7 दिन बाद वाला। ठीक है। तो फर्स्ट फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 नवंबर के आसपास इसको सोन कर लिया जाता है। जो रेनफेड वैरायटी होती है, यानी इसमें जो रेनफॉल के पानी आएगा उसी से ये ग्रो हो जाएगी। तो रेनफेड वैरायटी में बात करें तो बिफोर एंड ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर के एंड में इसको ग्रो कर लिया जाएगा, सोन कर लिया जाएगा। ठीक है। हिली एरिया की बात करें, जो पहाड़ी वाले एरिया होते हैं वहाँ पर अप्रैल मई में इसको सोन कर लिया जाता है। और रेनफेड हिली रीजन में बात करें तो 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक इसको सोन कर लिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर हिली एरिया और यहाँ पर रेनफेड हिली एरिया, अंतर यहाँ पर क्या है, खाली रेनफेड का अंतर है। ठीक है। यहाँ पर जो है अप्रैल मई में इसको सोन किया जाएगा और यहाँ पर जो है 20 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच इसमें सोन किया जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है। बार्ले बेसिकली मैंने आपको बताया था कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो होती है, विंटर सीजन में ग्रो होती है। कोल्ड क्लाइमेट इसके लिए अच्छा माना जाता है। इसकी बेसिकली जो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट है, जो हमने वीट में बात करी थी उसके जैसी होती है। ठीक है, सिमिलर टू वीट क्रॉप। अब जो वीट क्रॉप होता है वो फ्रोस्ट एंड स्टॉर्म कंडीशन को टॉलरेट कर लेता है, सहन कर लेता है। बेसिकली जब टेम्परेचर माइनस में जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय जो है गेहूं जो होता है वो टॉलरेट कर लेता है। लेकिन जब हम बात करेंगे बार्ले की, तो बार्ले जो है सेंसिटिव होता है फ्रोस्ट एंड स्टॉर्म कंडीशन में। ठीक है, ये फ्रोस्ट एंड स्टॉर्म कंडीशन में सेंसिटिव होता है, टॉलरेट नहीं कर पाता है। और ये ग्रो किया जाता है एरिड और सेमी एरिड रीजन, जहाँ पर यहाँ पर पानी की जहाँ पर कमी होती है, वाटर स्कैर्सिटी होती है, वहाँ पर भी जो इसको ग्रो कर लेता है। अगर कम पानी वहाँ पर अवेलेबल होगा तो ये प्लांट मरेगा नहीं, वहाँ पर ये ग्रो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वीट जो है वो कम पानी में ग्रो नहीं हो पाता है, उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बार्ले। अब बेसिकली जो है राजस्थान के कुछ एरिड रीजन है, सेमी एरिड रीजन, वहाँ पर मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, वहाँ पर जो है इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो वीट में हमने बात करी थी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी वही सेमी टेम्परेचर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोइल के बारे में। सोइल बेसिकली लोमी सोइल अच्छी मानी जाती है। ठीक है, बाल्ले के लिए। इसकी पीएच की बात करें, पीएच सोइल का कितना होना चाहिए, मिट्टी का पीएच 7 से 8 के बीच में होना चाहिए। जो सेलाइन सोइल होती है, सेलेनिटी सोइल और अल्कलाइन सोइल, उसको ये टॉलरेट कर लेती है, उसको सहन कर लेती है। लेकिन जो है एसिडिक सोइल को ये सहन नहीं कर पाती है। एसिडिक सोइल में जो है बाल्ले ग्रो नहीं कर पाएगा। सेलाइन सोइल में ग्रो कर जाएगा और अल्कलाइन सोइल में भी ग्रो कर जाएगा। ठीक है। सीड ड्रट की बात करें तो एवरेज हम बात करें तो एवरेज जो है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है सीड ड्रट ली जाती है। ठीक है, ये वेरी करता है 80 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास। ठीक है। अब स्पेशल कंडीशन की बात करें, अलग अलग कंडीशन पे जो है वेरी करेगा। इरिगेटेड टाइमली सोन, जो टाइमली सोन इरिगेटेड वैरायटी होती है उसमें जो है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं। लेकिन जो लेट वैरायटी होती है उसमें जो है 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं। जनरली क्या होता है, जो लेट वैरायटी होती है इसमें 25% जो है सीड ड्रट को बढ़ा दिया जाता है। तो 100 का जो 25% 125 होता है। ठीक है, 100 को 25% 25 होता है और 25 हम बढ़ा देंगे तो 125 कर देंगे। ठीक है, जो रेनफेड प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेंगे और जो रेनफेड हिली रीजन होते हैं वहाँ पर भी 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेंगे। सीड सोइंग की जो एवरेज डेप्थ की बात करें तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर एवरेज डेप्थ ली जाती है और रेनफेड में जो है 6 to 8 सेंटीमीटर डेप्थ ली जाती है। ठीक है, एवरेज हम बात करेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ली जाती है। लेकिन हम रेनफेड कंडीशन जहाँ पर कम पानी की आवश्यकता होती है, रेनफॉल वाला जो पानी होता है उसी से कम हो जाता है, वहाँ पर हम बात करें तो 6 to 8 सेंटीमीटर रेनफेड कंडीशन में ली जाती है। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें, कितना पानी आवश्यकता होता है, 200-300 मिलीमीटर यहाँ पर आवश्यकता होती है वाटर की। मेथड की बात करें तो वीट में हमने बात करी थी ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, डिपलिंग। ठीक है, जितनी मेथड हमने वीट में बात करी थी वही मेथड यहाँ पर भी होगी। ठीक है।
अब बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ स्पेसिंग के बारे में। स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पर कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। इरिगेटेड में बात करें 22.5 सेंटीमीटर स्पेसिंग होगी। रेनफेड कंडीशन में बात करें 22.5 से 25 सेंटीमीटर यहाँ पर स्पेसिंग होगी। अब कुछ स्पेशल कंडीशन है, जैसे इरिगेटेड टाइमली सोन वेराइटी वहाँ पर 23 सेंटीमीटर लेंगे, इरिगेटेड लेट सोन वेराइटी वहाँ पर 18 सेंटीमीटर लेंगे, रेनफेड प्लेन में 23 लेंगे और रेनफेड हिली रीजन में 23 लेंगे। तो ये कुछ बेसिक स्पेसिंग थी, ये आपको पता होना चाहिए। सोइंग टाइम की बात करें तो नॉर्मली जो है अक्टूबर से नवंबर में सोन किया जाता है, अभी उन्हें बता दिया था, ये भी बता दिया था मैंने, एंड ऑफ अक्टूबर यही बता दिया था, हिली रीजन भी आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, अब कुछ स्पेशल कंडीशन की बात कर लेते हैं। इरिगेटेड टाइमली सोन, इरिगेटेड टाइमली सोन जो वेराइटी होती है उसमें जो है 10 से 25 नवंबर के बीच में इसको सोन कर लिया जाता है। ठीक है, लेट सोन वेराइटी की बात करें तो 26 नवंबर से 31 दिसंबर तक इसको ग्रो किया जाता है। प्लेन्स की बात करें, जो प्लेन्स एरिया होते हैं एकदम स्ट्रेट, ठीक है, एक तो होते हैं हिली रीजन पहाड़ी वाले और एक होते हैं प्लेन रीजन। तो प्लेन रीजन में रेनफेड वाली जो वेराइटी होती है उसको 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सोन कर लिया जाता है। और जो हिली रीजन होते हैं उसमें 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक इसको सोन कर लिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनपीके फर्टिलाइजर की बात करें, एनपीके की बात करें, एनपीके जो सोइल में दिया जाता है उसका रेशियो क्या होना चाहिए, तो इसकी भी जो है 4 कंडीशन होती है। सबसे पहले बात करेंगे सिंचित क्षेत्र जो इरिगेटेड एरिया होते हैं। ठीक है, इरिगेटेड में बात करें 60:30:20 जो है एनपीके का रेशियो लिया जाता है। रेनफेड कंडीशन में 40:20:20 लिया जाता है। माल्ट कंडीशन में 30:20:20 लिया जाता है। और जो लेट वेराइटी होती है, जो लेट हो जाती है वेराइटी, लेट सोन की जाती है, उसमें जो है 40:30:30 यहाँ पर रेशियो लिया जाता है एनपीके का। ठीक है, इरिगेशन की बात करें बाल्ले में तो ये डिपेंड करता है वाटर कितना अवेलेबल है। जैसे कि हमने वीट में बात करी थी, वीट में भी जो है वाटर कितना अवेलेबल है उसके हिसाब से दी जाती है। तो वीट में 4 से 6 जो है इरिगेशन दिया जाता है, यहाँ पर जो है 2 से 3 इरिगेशन दिया जाता है। पहला इरिगेशन अगर एक ही एप्लीकेशन अवेलेबल है यानी कम पानी अवेलेबल है तो वहाँ पर जो है टिलरिंग स्टेज में दिया जाएगा। जो टिलरिंग स्टेज होती है इसके अंदर 35 से 40 दिन बाद, सोइंग के 35 से 40 दिन बाद टिलरिंग स्टेज आती है, वहाँ पर जो है इसका इरिगेशन का एप्लीकेशन दिया जाएगा। अगर ज़्यादा पानी अवेलेबल है तो ये 2 एप्लीकेशन देंगे, और पहले देंगे सीआरआई में क्राउन रूट इनिशिएशन में 25 से 30 दिन बाद, और दूसरा देंगे पेनिकल इमरजेंसी में। ठीक है, ये कब होगा, ये कब आएगी, 65 से 70 दिन बाद आएगी सोइंग के। डीएस का मतलब क्या है, डे आफ्टर सोइंग। ठीक है, 65 से 70 दिन बाद पेनिकल इमरजेंसी स्टेज आ जाएगी। तो ये बात कर ली हमने इरिगेशन की। ठीक है, और मोस्ट क्रिटिकल स्टेज क्या मानी जाती है इसके अंदर, टिलरिंग मानी जाती है और ग्रेन फिलिंग स्टेज। क्रिटिकल स्टेज का मतलब क्या होता है, ऐसी स्टेज जहाँ पर ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्रिटिकल स्टेज का मतलब क्या होता है, ऐसी स्टेज जहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट है होती है। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है बाल्ले के अंदर मानी जाती है टिलरिंग और ग्रेन फिलिंग स्टेज। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इल्ड की, उपज की। तो ग्रेन इल्ड की बात करें तो इसका जो ग्रेन होता है, ग्रेन की बात करें तो वो होता है 3 to 3.5 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, 3 to 3.5 टन पर हेक्टेयर ग्रेन इल्ड होती है। और जो स्ट्रॉ होती है, इसका भूसा होता है, उसमें बात करें तो 4.0 से 5.0 टन प्रति हेक्टेयर इसकी इल्ड होती है। जब इसको स्टोरेज करते हैं, इसका भंडारण करते हैं, स्टोर करके इसको रखते हैं, तो उस समय जो है इसका मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 10 से 12%। ठीक है, अगर 12% से ज़्यादा अगर इसका मॉइस्चर हो गया तो उसमें फंगल इन्फेक्शन, फंगल डिसीज इसमें हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 10 से 12% स्टोर करने के समय होना चाहिए। अब बेसिकली जो बाल्ले है उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग में भी यूज़ किया जाता है। क्रॉपिंग सिस्टम हमने डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो जो है बाल्ले जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग में यूज़ किया जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग जो प्रैक्टिस में की जाती है। ठीक है, बाल्ले के साथ बेसिकली जो है मस्टर्ड को उगाया जा सकता है। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में पी को उगाया जा सकता है, लिनसेट को उगाया जा सकता है, लेंटिल को उगाया जा सकता है। ठीक है, ऐसी क्रॉप भी ली जाती है यहाँ पर जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव होती है, यानी एक क्रॉप का दूसरे क्रॉप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसी क्रॉप यहाँ पर ली जाती है। ठीक है, तो बाल्ले के साथ बेसिकली मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है। इसके साथ मस्टर्ड को भी उगाया जा सकता है, पी को भी उगाया जा सकता है, लिनसेट को भी उगाया जा सकता है, लेंटिल को भी उगाया जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडिया में जो नॉर्मली जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है, तो बेसिकली जो राइस होता है ये खरीफ क्रॉप है और बाल्ले जो है रबी क्रॉप है। तो राइस की जगह बेसिकली बाल्ले को उगाया, जहाँ पर जो वीट को नहीं उगाया जाता है, जहाँ पर जो गेहूं को हम उगा नहीं सकते, उसकी जो है बेसिकली ईल्ड कम होती है, वहाँ पर जो है बाल्ले को उगाया जा सकता है ताकि ईल्ड हम ज़्यादा ले सकें। तो राइस के बाद जो है बाल्ले को उगाया जाता है, ज्वार के बाद बाल्ले को उगाया जाता है, बाजरा के बाद बाल्ले को उगाया जाता है, कॉटन के बाद बाल्ले को उगाया जाता है, ब्लैक ग्राम के बाद बाल्ले को उगाया जाता है। ठीक है, बेसिकली जो है खरीफ क्रॉप है सारी। अब आगे बात करते हैं वीड मैनेजमेंट यानी खरपतवार के मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, वीड मैनेजमेंट बेसिकली मैन्युअली भी किया जाता है। ठीक है, हैंड वीडिंग की जाती है, हाथ से निकाला जाता है, और वीडिसाइड भी और हर्बिसाइड भी इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, 30 दिन बाद जो है बाल्ले में वीडिंग की जाती है, हैंड वीडिंग की जाती है। वीडिसाइड और हर्बिसाइड की बात करें तो यहाँ पर अगर वीट इमर्ज नहीं हुआ है, ठीक है, वीट आपका इमर्ज यानी वीट जो है जिसमें नहीं निकला है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, प्री इमरजेंसी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। प्री इमरजेंस वीड होता है यानी इमरजेंसी के पहले, यानी जो बाल्ले का जो वीड है वो इमर्ज नहीं हुआ है,
नहीं निकला है, उसके पहले की बात करें तो उसके पहले जो है प्री इमर्जेंस जो है अप्लाई करी जाती है। तो प्री इमर्जेंस में पेंडिमिथाइलिन 1.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्लस 1 हैंड ब्रीडिंग भी की जाती है, दोनों को मिला के यहाँ पर की जाती है। लेकिन अगर वीट इमर्ज हो गया तो उसमें जो है पोस्ट इमर्जेंस यानी इमरजेंस के बाद जो है पोस्ट इमरजेंस अप्लाई किया जाता है। इसके अंदर आइसोप्रोटिनोन 0.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्लस 0.5 किलोग्राम 240 को यूज किया जाता है। 240 बेसिकली जो ब्रॉड लीफ वीट होती है, जैसे बथुआ हो गया, उसके लिए यूज किया जाता है 240 को। तो इन दोनों को जो मिक्स करके एक डोज बनाया जाएगा उसको यहाँ पर अप्लाई करा जाएगा। अब आगे बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग हमने वेट में बात करी थी, गेहूं में बात करी थी, वैसी हार्वेस्टिंग यहाँ पर भी की जाएगी। ठीक है, मैन्युअली भी की जाती है और कंबाइन हार्वेस्टर का भी यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये तो हमने पूरी कंप्लीट बात कर ली यहाँ पर बाल्ले की। ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं, बाल्ले हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।